नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो है सामाजिक विज्ञान का जो है भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के डिमांड पर जो है सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो सेक्शन है उसको लेकर जो लेके आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। तो इसे भी आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज अपना लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए जो है दिन रात मेहनत करूं और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए, हर एक के व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और आपके मॉडल सेट में भी दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुन के इसको जाइएगा और बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान शब्द का इस्तेमाल किया गया ताकि आप लोग रटे नहीं बल्कि अपने शब्दों में एग्जाम में लिख पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको आप अभी सुनकर आप खुद अपने शब्दों में लिखिएगा। मैं ये दावा के साथ आप लोग को बोल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते क्या पूछा गया, निर्धनता की परिभाषा दे। तो सबसे पहले आप लोग का जब भी निर्धनता का बात आता है, गरीबी का बात आता है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, यानी वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है ना तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे है या उसके पास कोई ठहरने के लिए जगह है, तो आप लोग समझ जाते हो वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, तो इसे जो है अपने शब्दों में एग्जाम में कैसे बना के लिखेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, लिखना है भारत में निर्धनता से अभिप्राय उस स्थिति से जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक संसाधन यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, न्यूनतम आवश्यक संसाधन हम लोग के लिए क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, खरीदने के लिए पर्याप्त आय अर्जन नहीं कर पाता, यानी अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए उसके पास अगर पर्याप्त आय नहीं अर्जन है तो वो क्या कहलाएगा, निर्धनता उसे कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, निर्धनता कहेंगे। अगर आप लोग दूसरे शब्दों में लिखना चाहे तो मैंने वहां पे दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल किया जिसे आप लोग इसे भी आसान भाषा में लिख सकते हैं। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत, ठीक है, आधारभूत में क्या आएगा आपका, रोटी यानी भोजन, वस्त्र और आवास, यानी वही रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर कोई सक्षम नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग आसान शब्दों में लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में पूछे तो आप लोग दोनों मिला के लिख दीजिएगा, अगर आपका 2 मार्क्स में पूछे तो आप लोग जो है किसी भी ऊपर वाले को या नीचे वाले को आप लोग लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग का जितना ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट आएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत करूं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका मॉडल पेपर में भी दिया गया, आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिया गया और ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी जो है आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको आपको रटना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिसे रटा नहीं जाता है बल्कि समझा जाता है। अगर समझेंगे नहीं तो आप इसको एग्जाम में लिख भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं, तो निर्धनता रेखा यानी दोस्तों इसका अभिप्राय खाद्य निर्धनता की दरों से है। योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी निर्धारित किया। आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग के लिए जो यहाँ पे डेटा दिया गया, कौन सा आयोग के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया, याद रखिएगा, योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, कितना कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बोला गया, 2400 कैलोरी, और यहाँ पे दोस्तों नगरीय क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी। ठीक है, इसको जो है सीधा सीधे जो है आसान भाषा में बात करें दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कैलोरी यानी ज्यादा प्रोटीन वाले खाने की ऊर्जा का बात किया गया ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और शहरी क्षेत्रों के उसकी तुलना में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं दोस्तों वो जो होते हैं आपका मजदूरी करने वाले होते हैं, किसान होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वही दोस्तों जो शहर के लोग होते हैं वो जो है ज्यादातर आरामदायक काम खोजते हैं, इसलिए जो है उनकी कैलोरी जो होता है उन्हें कम कैलोरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस किया गया देख सकते हैं। वही दोस्तों आप लोग खुद अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सुबह सुबह जो है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में गाँव घरों में क्या देखने को मिलता है, सुबह सुबह ही या तो रोटी सब्जी मिल जाता है खाने के लिए या तो माड़ भात मिल जाता है खाने के लिए। आप में से कितने कोई माड़ भात खाते हैं सुबह सुबह, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी खाया करता हूँ, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग में से कितने कोई माड़ भात खाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में के बात करें तो वहां पे लोग सुबह सुबह ही जो है
अच्छा प्रोटीन ले लेते हैं, अच्छा आहार ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग शहर में जाइएगा तो सुबह सुबह वो लोग क्या लेंगे, सुबह सुबह चाय और बिस्किट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी वो लोग के लिए जो है एनर्जी के लिए जो है वो लोग को कम कैलोरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन गांव के लोग जो है मेहनती लोग होते हैं और वो लोग को मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोग को ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पे योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया, आपका नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, न्यूनतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी दोस्तों इसको हम कहते हैं शॉर्ट में एमपीसीई। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो एमपीसीई का मतलब हिंदी में बोले तो न्यूनतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है। और इंग्लिश में कहे तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, के आधार पर जो है उपभोग के रूप में निर्धनता रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है देख सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने कैलोरी के बारे में देखा ग्रामीण और शहरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोग का दिया गया है आय के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 328 रुपये प्रति व्यक्ति जो है आपका माह, ठीक है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं नगरीय क्षेत्रों के लिए आपका 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है, ठीक है। किसके आधार पर दोस्तों, आप देख सकते हैं एमपीसीई के आधार पर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, कैलोरी याद रखिएगा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए, और प्रति व्यक्ति आय याद रखिएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यानी नगरीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप तीसरा नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वे व्यक्ति जिनका मासिक उपभोग व्यय 356 रुपए से कम है तथा नगरीय क्षेत्रों में वे जिनका व्यक्ति का जो है मासिक उपभोग व्यय 539 रुपए से कम है, वे निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं तथा निर्धन कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपका फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को समझ के लिखना है, बल्कि जो है आप लोग को रटना नहीं है, इसको आप लोग समझ के खुद अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिए। कुछ डेटा है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कैलोरी हो गया, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो गया, इन सब बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया इसके बारे में कि जो शहरी क्षेत्रों जो है वहां के आपने देखा कि उसके लिए जो है कम कैलोरी की आवश्यकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है ज्यादा कैलोरी की जो है यहाँ पे बात किया गया है, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसको आपको आंसर में लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिक तो लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, किसानी करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम क्या होता है, अधिक होता है। लोग कृषि एवं अन्य श्रम क्रियाओं को संपादित करते हैं, इसके लिए शरीर को क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है दोस्तों अधिक कैलोरी का बात किया गया है। दूसरी और दोस्तों अगर बात करें, शहरों में मशीन एवं यातायात की सुविधाओं के कारण जो है शारीरिक श्रम की कम आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को यातायात के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, लोग पैदल चल के ही जो है कई किलोमीटर की दूरियों को तय कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वही शहर की बात करें तो शहर में जो है आप लोग को तुरंत जो है यातायात के साधन यानी गाड़ी घोड़ा आप लोग को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अधिकतर जब फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का काम अधिकतर आसान हो जाता है मशीनों के द्वारा, इसलिए दोस्तों वहां के लोगों को जो है कम जो है कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो इन कारणों से जो है शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होता है। आपको समझ में आ चुका होगा, इस तरह से आप अपने शब्दों में बना के आसान भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, विश्व बैंक के अनुसार निर्धन की क्या परिभाषा है। तो इजी है, इसका आंसर याद रखना भी आप लोग के लिए इजी रहेगा कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 यानी लगभग कितना, 150 रुपए से कम जीवन निर्वाह करने वाले अत्यंत निर्धन श्रेणी में माना जाता है। यानी 150 रुपए से अगर कोई कम अगर इनकम है किसी का तो वो अत्यंत निर्धनता की श्रेणी में उन्हें माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें दोस्तों और कई योजनाओं के बारे में जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके अर्थशास्त्र में, तो आप लोग याद रखिएगा कुछ योजनाओं के नाम को, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ठीक है, का परिचय दे। तो इसमें इसके तहत जो है आप लोगों के लिए क्या लाया गया था, आप लोगों को गरीबी उन्मूलन के लिए। तो इसके तहत जो है दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना कब ये स्टार्ट हुआ था, 1993 में, ठीक है, 1993 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर सृजन करना, ठीक है। यह कार्यक्रम शिक्षित युवकों को छोटे व्यवसाय तथा उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करेगा। इसके अंतर्गत जो है आपका लघु उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योग स्थापना में जो है आप लोग का सहायता करने की बात कहा गया था, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ठीक है, 1993।
तो दोस्तों कई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को सब बताया जाएगा, बशर्ते कि आप लोग जो है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाली है, ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर। दोस्तों आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उसको आप लोग जो है पॉइंट्स पे बना के लिखिएगा, तब आप लोग को जो है फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, ठीक है। तो दोस्तों इसे जो हम लोग पॉइंट्स में बना के लिखेंगे, और आप लोग को पॉइंट्स ही केवल याद रखना है, बाकी उसको जो है आप अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी रटने का टाइम आप लोग के पास नहीं है। समझ लीजिए, मैं आसान भाषा में समझा दे रहा हूं आपको, बस उसी को आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहला अगर कारण की बात करें दोस्तों, तो भारत में निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण में पहला कारण है निर्धनता में लगातार जनसंख्या वृद्धि समृद्धि, ठीक है। दोस्तों इसमें होगा आप लोग लिखना क्या, आप सभी जानते हैं सीधा सीधी बात कि जिस हिसाब से लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से दोस्तों लोगों में जो है बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी देखने को ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या जो वृद्धि है काफी ज्यादा ऊंची दर पर है, विशेषकर निर्धनों में देश में निर्धनता का एक प्रमुख कारण जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है पॉइंट लिखेंगे हम लोग बेरोजगारी तथा ऋणग्रस्तता। दोस्तों बेरोजगारी होगा तो ऑफकोर्स है कि लोग जो है ऋणग्रस्त होंगे, लोगों को दूसरों से पैसे लेने पड़ेंगे उधार, जिससे वो ऋणग्रस्तता की ओर चले जाएंगे। एक आंकड़ा दिया जरूर दीजिएगा, कब का, किसी भी डेट का आप आंकड़ा दे सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने जो दिया, मैंने यहाँ पे दिया 2003 से 2004 में, ठीक है। तो 2003 से 2004 में 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को साथ जो है भारत चिरकालिक बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की पकड़ में अथवा जाल में फंसा हुआ है। कब से दोस्तों, देखिए यहां लिख दिए 2003 से जो है आप लोग देख पा रहे हैं भारत जो है यहाँ पे बेरोजगारों की जो है जकड़ में वो फंसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन उस हिसाब से जनसंख्या जितने ज्यादा वृद्धि होती जा रही है उस हिसाब से जो है सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ठीक है। तो ये जरूर लिखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट जो है दोस्तों लिखना है आपको आर्थिक विकास की नीची दर, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की नीची दर निर्धनता के प्रमुख कारणों में से एक है। आर्थिक विकास की नीची दर के लागू होने का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति आय का नीचा होना, ठीक है। यानी दोस्तों जितना ज्यादा लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय डाउन होगा उसका जीवन स्तर भी क्या होगा, नीचे होते जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों अगर देखिएगा कि जिस हिसाब से सामान का दाम जो है बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से लोगों का जो है आप देख पा रहे हैं आय जो है नहीं बढ़ रहा है, तो जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जरूर लिखिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपका कम शिक्षा, यानी दोस्तों लो एजुकेशन। निर्धनता का एक और मुख्य कारण है कि निर्धनों में शिक्षा के स्तर का नीचा होना, ठीक है। यानी अधिकतर जो आपका देखिएगा जो गरीबी रेखा में होते हैं वो लोग जो होते हैं आगे की डिग्रीज के लिए पैसों की कमी के कारण जो आगे की डिग्रियां प्राप्त नहीं करते हैं, बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो है वो निरक्षर या तो वो अर्ध शिक्षित होते हैं, इसलिए वे जो है केवल कम आय वाला नौकरियां ही कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाता है, वो आगे जो है अच्छा और चाहते हैं करने के लिए, लेकिन वो और अच्छा कमा नहीं पाते हैं, जिसके कारण और आगे वो बेहतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया सामाजिक तत्व, ठीक है। सामाजिक तत्व खास करके आपको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सोशल फैक्टर वाला, क्योंकि समाज की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है आपका जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, धार्मिक विश्वास है, पैतृक संपत्ति आदि आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में जो है अवरोधक है। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी कारणों के कारण जो है लोग अपने घर को छोड़कर ना तो जा पाते हैं, ठीक है, ना तो वो किसी के अंडर में काम कर पाते हैं पारिवारिक मान्यताओं के कारण, ठीक है। उसके साथ ही दोस्तों जो है वो किसी ना किसी पैतृक संपत्ति से जुड़े होते हैं, तो उसके वजह से जो है वो आगे के लिए कोई डिसीजन स्वयं से नहीं ले पाते हैं, ठीक है। यानी सामाजिक बंधन से बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण से जो है उनका आर्थिक उत्थान जो है नहीं हो पाता है। दोस्तों ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिसको आप लोग अपने शब्दों में एग्जाम में जरूर लिखिएगा बना के। इजी वे में बता दिया ताकि आप लोग को एग्जाम में रटना ना पड़े, बस आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है और उसे अपने शब्दों में एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसके बाद जैसा आप लोग का जो है आप लोग का आउटपुट रहेगा, जैसा आप लोग बात कहिएगा नीचे कमेंट में, मैं उस हिसाब से आप लोग के लिए जरूर मेहनत करूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यानी गरीबी को दूर करने के लिए आप लोग का जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चले जा रहे हैं उसमें से प्रमुख 3 जो है आपको प्रोग्राम को जो है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अलग अलग तरह से भी आप लोग को सभी कार्यक्रम के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। सबसे पहला जो
लिखेंगे हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। इस योजना को जो है 2 फरवरी 2006 में 200 पिछड़े हुए जिलों में आरंभ किया गया, जिसे वर्ष 2007-8 के दौरान जो बढ़ाकर आपका 330 जिले में लागू किया गया। इस योजना के तहत जो है आप लोग आपका महिलाओं और पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के लिए गारंटी का बात किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर एग्जाम में लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है मनरेगा के फुल फॉर्म भी पूछा जाता है या मनरेगा के बारे में आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, तो ये आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हर एक योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और योजना को जरूर याद करके जाइएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपका सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रभावशाली निष्पादन फरवरी 2001 में 5 महीने के लिए किया गया था। ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था 5 महीने के लिए। बाद में इसका सक्सेस को देखते हुए इसका विस्तार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 8 राज्यों जो आपका सूखाग्रस्त राज्य रहता है उसमें स्टार्ट करना। पहला आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड आदि के सूखे प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जो इन राज्यों 8 राज्य है, इन राज्यों में 8 राज्यों में सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ जो है उन लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, काम के बदले उन्हें अनाज दे करके, ठीक है। तो केंद्र सूखाग्रस्त राज्यों में उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों को जो है उपलब्धि सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार द्वारा मजदूरी आंशिक रूप से नगद अथवा आंशिक वस्तु के प्रदान की जा सकती है। शेष मजदूरी का भुगतान नगद में किया जाता है, ठीक है। जो शेष भुगतान होगा आपका वो उसके साथ साथ नगद भी दिया जाता है, साथ में आप लोगों को काम के बदले अनाज भी दिया जाता है इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और एक आपका जो कार्यक्रम चल रहा है वो है अन्नपूर्णा। इस योजना का निष्पादन 1 अप्रैल 2000 से आरंभ हुआ। इसका जो है 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये जो आप लोग जानते हैं बहुत सारी योजनाएं चलती है जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है, लेकिन ये जो अन्नपूर्णा योजना है इसका पूरा जो है केंद्र सरकार इसका खर्च को वहन करता है, ठीक है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो होता है उच्च आयु वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। जो वरिष्ठ जो नागरिक है जो आपका जो पेंशन के लिए योग्य हो चुके हैं लेकिन पेंशन के लिए उन्हें जो है आपको मिल नहीं पा रहा है, परंतु वृद्धावस्था यानी पेंशन नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है इस योजना के तहत जोड़ना और उन्हें जो है क्या करना, उन्हें खाद्य सामग्री जैसे आपका गेहूं 2 रुपये में उन्हें गेहूं उपलब्ध कराना प्रति किलो, 2 रुपये में उन्हें 2 रुपये प्रति किलो में गेहूं उपलब्ध हो जाता है। चावल 3 रुपये प्रति किलो में मिल जाता है। ये सब उन्हें छूट दिया जाता है किसके तहत, अन्नपूर्णा योजना के तहत, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस पॉइंट्स को लिखिएगा। अन्नपूर्णा वाला क्वेश्चन दोस्तों अलग से सेपरेट भी पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसको हम लोग KSSY भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म को भी, ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यह योजना जुलाई जो है आपका 2001 में आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 18 से 60 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उन्हें कृषि श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। कब से कब तक, 18 से 60 वर्ष की उम्र के जो श्रमिक हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों ये आप लोगों को 5 जो आप लोग योजना 4 योजना आप लोगों को जो बताया गया इसको जरूर याद रखिएगा। आगे जो योजना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको अभी बताया जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 का परिचय दे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने 4 को आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताया, वो भी अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, इसलिए चारों को आप अच्छे से समझ के और याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका उद्देश्य जो है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है टारगेट रखा गया है कि 25 लाख नए रोजगार के अवसर का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 का परिचय दे, ठीक है। यानी जिस ईयर में ये चीज चालू होता है उस ईयर के साथ जो है इस योजना का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना जो है यह योजना 2001 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र क्या क्या है आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़क विकास करना है, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का जो है आपका पार्ट 1 का सीरीज लेके आया था सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। आप सभी ने डिमांड किया था कि अर्थशास्त्र का जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर लेके आइए, तो आप लोग का ये पार्ट 1 था दोस्तों। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी कल बना दूंगा। इसके बाद आप लोग का जो है सामाजिक विज्ञान का इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पूछा क्या गया क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पूछा
गया निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ इस कथन का समर्थन करें। तो आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि महंगाई बढ़ने पर निर्धनता रेखा का स्तर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है जिस हिसाब से सामान का रेट बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, उस हिसाब से लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण लाइफ स्टाइल जो है लोगों का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो अपनी जरूरतों को जो है पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग प्राकृतिक या अन्य आपदाओं के समय भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और निर्धनता रेखा नीचे रहने के कारण लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों सुदूर दुर्गम स्थानों जैसे पहाड़ और रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं की अधिक कीमतों पर क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट का जो है सुविधा उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बाकी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों वहां के लोगों को जो है जो दूसरे क्षेत्रों में जो कम कीमत पे वस्तुएं मिलती है वहां उन्हें अधिक कीमत देकर खरीदना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है आपका यहाँ पे जो पूछा गया था समय और स्थान को लेकर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट्स को जरूर इस तरह से बना के लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो आशा करते हो दोस्तों आज आप सभी को इकोनॉमिक्स का जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से लेके आऊं। आप लोग कैसा चाहते हैं वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।